नई नई खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ अम्बेडकर एक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर नागपुर से लोकसभा सीट लड़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है आज के प्रेस वार्ता में। एक्चुअली नागपुर और रामटेक लोकसभा और महाराष्ट्र की बाकी लोकसभा में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं उसके विषय पर है। ठीक है, 1 महीने बाद हम ईवीएम के इशू पर भी थोड़ा आपको ब्रीफिंग करूँगा, क्योंकि 13 तारीख को ही पिछले महीने में ईवीएम के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो भी मैं ब्रीफिंग करूँगा। और 80 पॉलिसीज ऑलरेडी आपके पास में है। जैसा पार्टी ने अभी घोषणा की कि नागपुर लोकसभा से स्वयं मैं जो है वो लोकसभा कंटेस्ट करूँगा। नागपुर लोकसभा से रामटेक लोकसभा से हमारे साथी प्रमोद कोबरागड़े जो है, जो रिजर्व का सीट है रामटेक, तो प्रमोद कोबरागड़े जी जो है वो कैंडिडेट होंगे। महाराष्ट्र की 20 सीटों पे अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट होंगे। ये आपको मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। बाकी 20 राज्यों से लगभग जो है 125 कैंडिडेट जो है एपीआई के होंगे पूरे देश के राज्यों में, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया तक के। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और नागपुर को जो है हम साइंस सिटी बनाने का हमारा एक सपना है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसको हम साइंस सिटी में कन्वर्ट करेंगे। यानी नागपुर की जो भी चीज़ है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप हो, ये हमारा सपना है। नागपुर में रोड ब्रिजेस बन रहे हैं, लेकिन नागपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पूना से नागपुर तक केवल रोड की डिस्टेंस को शॉर्ट कर देने से नागपुर को बेनिफिट नहीं होगा, उसका बेनिफिट पूना को होगा, बॉम्बे को होगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, यहाँ जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, यहाँ के बच्चों को माइग्रेट होकर पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर ये सब जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, और स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी के सहयोग से ही है, शिवसेना शिंदे जी की और राष्ट्रवादी अजित पवार जी की, इनका ये फेलियर है कि उन्होंने नागपुर को जो सेंट्रल इंडिया का हार्ट है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो नागपुर की बहुत सारी और इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं आज बोलना ठीक नहीं है। नजूल की लैंड्स को जो है अभी तक पट्टे नहीं दिए गए, बहुत सारे स्लम्स का जो है अभी तक की डेवलपमेंट नहीं हुआ गया है। नागपुर जो कभी 2nd या 3rd नंबर पे ग्रीन सिटी हुआ करती थी, वो अभी 8th या 9th नंबर पर जो है, जो मैसिव स्केल पर यहाँ पेड़ पौधे काटे गए उसकी वजह से गई है। बट ये सारे सेकेंडरी इश्यूज है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा में जाने का लक्ष्य ये है कि ये जो 80 पॉलिसीज़ है, इन 80 पॉलिसीज़ को हम इंडिया में कंप्लीट करना चाहते हैं, जो बहुत वास्ट पॉलिसी है, जिसको इंडिया में अगर ये पॉलिसीज़ को लागू कर दिया जाए तो साइंटिफिक डेवलप एंड ह्यूमेन इंडिया ने एक वैज्ञानिक विकसित और मानवतावादी जो है गोंडवाना की निर्मित हो सकती है। ये पॉलिसीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं मोदी जी को 4 चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मोदी जी को। विकसित भारत का जो सपना मोदी जी दिखा रहे हैं 2047 तक, सपना अच्छा है, मैं उस सपने के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मोदी जी 4 केवल आंकड़े डिक्लेयर कर दें। एक, 2047 में इंडिया का जीडीपी डॉलर टर्म्स में कितना होगा, मैं रुपी टर्म्स में नहीं पूछ रहा हूँ, यूएस डॉलर टर्म्स में इंडिया का जीडीपी कितना होगा, ये डेटा डिक्लेयर कर दे। उस समय इंडिया के लोगों की ग्रॉस नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति की ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो कितनी होगी, ये डेटा डिक्लेयर कर दे। थर्ड, उसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम हर साल क्या रेट से ग्रोथ करना पड़ेगा, ये डिक्लेयर कर दे। चौथा, प्रति व्यक्ति आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम भी क्या रेट से जो है वो ग्रो होनी चाहिए, ये डिक्लेयर कर दे। मैं मोदी जी को ये 4 केवल फिगर डिक्लेयर करने के लिए कह रहा हूँ। सपना दिखाना अच्छी बात है, लेकिन सपनों का हार्डकोर स्टैटिस्टिकल डेटा पूरा नीति आयोग और फिनेंस मिनिस्ट्री और स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री मिला के भी
मोदी जी को बता दें और वो डिक्लेयर कर दे, देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया 3rd नंबर पर आना काफी नहीं है। इंडिया के लोगों का इनकम का रैंक 125 है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम 125वें नंबर पर है और जीडीपी पर कैपिटा में 140वें नंबर पर है। 82 करोड़ लोगों का पर डे इनकम केवल 79 रुपीज 20 पैसा है। इस देश के 17 करोड़ परिवारों की मासिक इनकम केवल 11,880 रुपया है और 3 करोड़ 70 लाख परिवारों की इनकम केवल 7,000 रुपये महीना है। तो ये जो पावर्टी है इंडिया के अंदर में, या पावर्टी जैसी जो सिचुएशन है, 82 करोड़ लोगों को अगर आपको अनाज देना पड़ रहा है 10 साल की सरकार के बाद भी, ये प्रूव करता है कि 10 साल में इंडिया के लोगों की इनकम बढ़ाने में मोदी सरकार फेल हुई है। तो नागपुर लोकसभा से मैं स्वयं दिल्ली जाना चाहता हूँ ये तमाम चीज़ों को पार्लियामेंट से जो है बाय लॉ एंड बाय पॉलिसी गाइड करने के लिए, और इसलिए मैंने नागपुर से जो है वो डिसीजन लिया है। और ईवीएम का चैलेंज हमारा बड़ा मजबूत और कर लिया है। जो 3 पिटीशन मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी थी, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुओ मोटो कॉग्निजेंस के लिए पिछले महीने की 23 तारीख को हमने रेफर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर क्या व्यू लेते वो जल्दी समझ जाएगा, नहीं अगर लेट होगा तो मैं ये जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है 2 दिन बाद, उसको स्टडी करके एडिक्वेट जो है वो रिट पिटीशन जो है उसको हम चैलेंज करेंगे इस नोटिफिकेशन को जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। और उसके बावजूद अगर सीट बाय सीट अगर चुनाव हो रहा है तो हम इलेक्शंस को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ईवीएम को हम चैलेंज करेंगे। उसकी लीगल प्रोसीजर हमने तैयार कर ली है। और इलेक्टोरल फंड होता है उसमें वो डोनेट कर सकती है और एक इक्वल फॉर्मूला से सारे पार्टीज और कैंडिडेट्स को पैसा दिया जा सकता है और 1000 रुपये से भी ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको चेक से दिया जा सकता है, यानी वो अकाउंटिंग में आ जाएगा, जीएसटी भी उस पर लगेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया वो इलेक्टोरल सिस्टम का है। जब तक एक वोट से चुनकर जाने की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया में रहेगी, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक वोट से जीत कर जाने की, ये चुनाव नहीं है, जीत के जाने की सिस्टम इंडिया में रहेगी, तब तक बीजेपी या मोदी जैसा व्यक्ति आपको पावरफुल दिखेगा। जिसकी पार्टी को 35-40% भी वोट नहीं मिलता है, उसके एमपी का कन्वर्शन जो है वो 55% 60% हो जाता है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अगेन जो दुनिया के 102 कंट्रीज में वर्ल्ड में पीआर सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, अलॉन्ग विद द मिक्स्ड इलेक्टोरेट, वो अगर रहेगा तो किसी पार्टी को आधा परसेंट 1% भी वोट मिलेगा तो उसके 1 या 2 एमपी जो है पार्लियामेंट में रहेंगे। और जिस पार्टी को 35-40% अगर मिलेगा, जैसे बीजेपी को आज की तारीख में अगर 40% वोट मिल जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में 210 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। ये सेकेंड बात। तीसरा, ये जो ईवीएम का विषय है जो टोटली इलीगल है अंडर दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और ये मैं कह रहा हूँ ये बहुत सीरियस बात है, मैं पहला लीडर हूँ इसको ऑन रिकॉर्ड लाया। और अभी जो डिप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिज़ाइन किया उसके पीछे मेरा भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर 100% नहीं तो 25-30% मेरे वजह से भी रिज़ाइन किया उन्होंने, क्योंकि उनको ये बात समझ रही है ये चुनाव इलीगल हो रहा है मशीन से। कल ये जुडिशियल प्रोसीजर में आएगा और हमारी साइन रहेगी ये सब चीज़ों पे, तो कल हमारे ऊपर में भी लीगल एक्शन हो सकती है। इसका अंदेशा वो डिप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को था, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया। तो ईवीएम को तो हमने पकड़ लिया है। इस बार तो ये चैलेंज एपीआई का चैलेंज है, ये चैलेंज बीजेपी को नहीं है, ये ईवीएम को चैलेंज है। लोगों के 100 करोड़ लोगों के वोटिंग राइट्स का चैलेंज है और ईवीएम को हमने पकड़ लिया है। ये पूरे चुनाव में हम लीगल चैलेंज ईवीएम को करेंगे और आप उसको देखेंगे कि आपके यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स है, जो ऑब्जर्वर्स है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो पूरे चुनाव के दौरान आप ये देखेंगे कि वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे। 23 साल है केवल, 23 ईयर्स। अभी हमारा मीडियन एज जो है वो 29 ईयर्स है। 23 साल बाद हमारा मीडियन एज 40 के ऊपर चले जाएगा, यानी हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन ये ओल्ड होने लगेगा। जब वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारा ओल्ड होने लगेगा और हम ऑलरेडी नंबर 1 पॉपुलस कंट्री हो गए, 142 करोड़ हो चुके हैं,
तब हमारी पॉपुलेशन 160 करोड़ रहेगी। अगर आपने ये 23 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार और मानवता से, ह्यूमन राइट से, बगैर किसी का भेदभाव किए अगर डेवलपमेंट नहीं किया तो मोदी जी जैसे एक व्यक्ति नहीं, अगर 2-4 भी और आ गए तो इंडिया फिर अमेरिका, चाइना के बराबर नहीं आ पाएगा। देखिए, आप ध्यान दीजिए, मोदी जी कहते हैं मैं 3rd नंबर पे लाऊंगा, जीडीपी में 3rd नंबर पे लाऊंगा। आप पर कैपिटा इनकम में 128वें नंबर पर है। चाइना का जो इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम, वो 2.5 गुना है। आपके पास 1 लाख है तो उनके पास 2.5 लाख है। जापान के पास में 5,90,000 है, जर्मनी के पास में 8 लाख है और अमेरिका के पास में जो है 10 लाख है। यानी आपको 3rd नंबर पे जीडीपी आने का ये जो टारगेट है, ये बुलावा है। ये मोदी जी जो है, एक्चुअली मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट ये मैं उनको थोड़ा सा ना पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर इंसान है वो। मैं उनको बुद्धू प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ और ये बोलने की ताकत है मुझे, क्योंकि मैं सबसे विद्वान लीडर हूँ इंडिया का। 16 बिल दिए पार्लियामेंट को, 35 पिटीशन किए, 3,500 RTI किए। मेरी लाइब्रेरी इंडिया में बेस्ट है आज 3 नंबर में, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ उनको कि बुद्धू प्राइम मिनिस्टर है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको मिस नहीं करना है हमको इंडिया को। तो ये धर्म, जाति, भाषा, ये सारा इंडिया को पीछे लेकर जाएगा। हमको ज्ञान, विज्ञान और मानवता की जरूरत है इसके साथ। तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए गडकरी जी को। गडकरी जी 10 साल यहाँ सांसद रह गए, हाँ, सक्सेसफुल सांसद माना जाता है। हाँ। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया? मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी जी हो या फडणवीस हो या ओवरऑल बीजेपी हो, नागपुर को उन्होंने पीछे रखा है इंडस्ट्री में और एम्प्लॉयमेंट में। ये सबसे बड़ा फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का। सारा डेवलपमेंट पूना, बॉम्बे, सारा डेवलपमेंट पूना, बॉम्बे। नागपुर का जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पर जो लैंड राइट्स देने चाहिए लोगों को, जो मैं मसूल की जगह कह रहा हूँ, ये आपके रेगुलराइजेशन और लेआउट्स के नहीं हुए हैं। बहुत बड़ा इसमें इनडायरेक्ट करप्शन है ये चीज़ों के अंदर में, अगर आप उसको ध्यान देंगे तो ये चीज़ें बहुत बड़ा फेलियर है इन लोगों। मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र की जो है एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ तहसील है, नंदुरबार की तरफ की और थाने की, वो जो है बिल प्रदेश बन सकता है। ग्रेटर झारखंड, जिस झारखंड में उड़ीसा का जो सुंदर आपका राउरकेला का जो पोर्शन है संबलपुर तक का, और बंगाल का जो पोर्शन है जो लगा हुआ, वो ग्रेटर झारखंड बन सकता है। तो ये केवल विदर्भ को अलग बनाने का इशू नहीं है, स्मॉलर वाइबल जो स्टेट्स है, और उसके साथ में हमने लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म की बात की जो फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन कल्चरल फेडरलिज्म जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी हमने आदिवासियों के पूरी टेरिटरी को काट दिया। और क्यों काटा? क्योंकि वहाँ की मिनरल राइट्स हमको जो है वो ट्रांसफर करना था उद्योगपतियों को। ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रोटेक्शन नहीं है, पर उसके ऊपर में मैं आज बात नहीं करूँगा। तो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने की ज़रूरत है, जिसमें विदर्भ है, कुर्ग प्रदेश है कर्नाटका का, बुंदेलखंड है, आदिवासियों के स्टेट्स है, ऐसे 10-12 और छोटे राज्य बन सकते हैं इंडिया में। नई नई खबरों के लिए आप देखते रहिए अशोक माटे के साथ यूथ न्यूज नेशन नागपुर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपकी खबरों के लिए हमें 9021550616 पर संपर्क करें। धन्यवाद।